हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए एक्ट उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1960 को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने पंचायती राज देखा था, जो रूरल एरिया से डील करता था उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी एक्ट है जो अर्बन एरिया को गवर्न करता है। अर्बन एरिया से जुड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है या फिर जो डेवलपमेंट का काम है वो म्युनिसिपैलिटी देखती है। तो उसको इस एक्ट में बताया गया है। क्योंकि ये एक लोकल लॉ है यूपी का, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में अप्लीकेबल होता है। और ये यूपी जुडिशरी के मेंस में पूछा जाता है, लोकल लॉ के पेपर में। तो मेंस के लिए इसके सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमारे पास इतने समय है कि हम इसके सभी सेक्शन को डील कर सकें। इस एक्ट से जितने भी सेक्शन जहां से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सभी क्वेश्चन को, उस सभी सेक्शन को एनालाइज करते हुए ये एक नोट बनाया गया है, जिसमें वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड है, वो कभी सभी सेक्शन इंक्लूड है जो पीछे पूछे गए हैं। और यही इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी इन्हीं में से आने की उम्मीद है। तो हम लोग बस उन्हीं सेक्शन को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी क्या है? ये कहता है म्युनिसिपैलिटी इज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। म्युनिसिपैलिटी क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन that is responsible for the managing and administrating the affair of a urban area। जैसे टाउन और सिटी, ये अर्बन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है म्युनिसिपैलिटी। इट इज ए इसेंशियल पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। ये एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जो है उसका एक इसेंशियल पार्ट भी है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस क्या है? जैसे शक्ति, जो पावर है, वो सेंटर में ना होके हर ऑर्गेनाइजेशन के पास थोड़ी थोड़ी होती है, जिससे वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है। ये इंश्योर करता है जो अर्बन रेसिडेंट हैं उनको सिविल इम्यूनिटी, बेसिक सिविल इम्यूनिटी मिलती रहे, उनको रिसीव होती रहे। एंड दैट लोकल गवर्नेंस इज कंडक्टेड इफेक्टिवली। जो लोकल गवर्नेंस है वो इफेक्टिवली काम करती है। ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट से डील करती है, जैसे सिटी और टाउन। ठीक है। और ये जो वहां के रेसिडेंट हैं, अर्बन एरिया के रेसिडेंट हैं, उनकी बेसिक सिविल एम्यूनिटी को भी उनको प्रोवाइड करती है। ऑलराइट। इससे कुछ करेक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ गवर्नेंस। म्युनिसिपैलिटी एक सेल्फ गवर्नेंस बॉडी होती है। ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। म्युनिसिपैलिटी इंडिपेंडेंटली फंक्शन तो करती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में। ऑलराइट। सेकेंड करेक्टर इसका है, ये पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जैसे तो इसेंशियल सर्विसेज हैं, सैनिटाइजेशन, रोड, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग हाउस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये सभी पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड करती है अर्बन एरिया में। नेक्स्ट है टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। म्युनिसिपैलिटी के पास टैक्स टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन के भी कुछ पावर दिए गए हैं। जैसे वो प्रॉपर्टी टैक्स ले सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स में क्या आता है? हाउस टैक्स। हाउस टैक्स आप म्युनिसिपैलिटी के पास ही जमा करते हैं। वाटर टैक्स, ये भी म्युनिसिपैलिटी लेती है। और पार्किंग फीस भी कहीं कहीं म्युनिसिपैलिटी लेती है। ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी म्युनिसिपैलिटी के पास कुछ ना कुछ होता ही है। ये भी इसका एक करेक्टर है। फोर्थ इज अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। म्युनिसिपैलिटी रेगुलेट करती है टाउन प्लानिंग, हाउसिंग, कमर्शियल स्पेस और ग्रीन एरिया, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी के पास अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग भी होती है कि कैसे किसी एरिया को डेवलप करना है, कैसे उसका प्लान बनाना है। तो ये काम भी म्युनिसिपैलिटी के पास ही होता है। और नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी। म्युनिसिपैलिटी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी होती है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, जो चेयर पर्सन होते हैं, जो वार्ड काउंसलर होते हैं,
वो सभी इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, मेंबर होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो सभी जो वहां के पब्लिक होती है, जो वहां के सिटीजन होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। इसलिए इसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर थे। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में म्यूनिसिपैलिटी को 3 डिवीजन में बांटा गया है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, जिसमें सबसे पहला है नगर पंचायत। ऑलराइट, ये जो स्मॉल टाउन होते हैं वहां पे होता है नगर पंचायत। ठीक है, जो अभी ट्रांजिशन फेज में है। जो अभी किस फेज में है? ट्रांजिशन फेज में, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, वहां क्या होता है? नगर पंचायत होता है। ठीक है, उसके बाद आता है म्युनिसिपल काउंसिल। इसको हम लोग नगर पालिका परिषद भी कहते हैं। ठीक, ये कहाँ होता है? जो मीडियम साइज के टाउन होते हैं, जैसे आप जौनपुर को ले लीजिए, तो यहाँ क्या है? यहाँ नगर पालिका परिषद है। ठीक, उसके बाद है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम नगर निगम भी कहते हैं। इसमें लार्ज सिटी में ये सब होते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, यहाँ सभी क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो नगर पंचायत, उससे ऊपर होता है म्युनिसिपल काउंसिल, उसके बाद आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे किसी सिटी में, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसी सिटी में 1 लाख पॉपुलेशन है, तो वहां क्या होगी? नगर पंचायत होगी। ऑलराइट, और किसी सिटी में अगर 1 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है, तो वहां म्युनिसिपल काउंसिल होगी। और उससे ज्यादा है तो वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी के 3 टाइप हैं। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि इस एक्ट को लाने के पीछे मकसद क्या था, जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि इससे पहले भी तो मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ करते थे, इससे पहले भी तो अर्बन एरिया हुआ करते थे। लेकिन इस एक्ट के आने से पहले वहां अर्बन गवर्नेंस इन इफिशियंट फंक्शन कर रहा था। लैक ऑफ क्लियर रेगुलेशन, वहां कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन टाइम टू टाइम अर्बन पॉपुलेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सभी क्रिएट होते गए, ये सभी बढ़ते गए। अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और इन सभी को एक प्रॉपर फंक्शन कर सकें, ये सभी एक ऑर्गेनाइज वे में फंक्शन कर सकें, इसलिए जरूरत पड़ रही थी किसी क्लियर रेगुलेशन की। इसलिए इस एक्ट को लेके आना पड़ा, जिससे वो स्ट्रक्चर कर सके अर्बन अर्बन मैनेजमेंट। ऑलराइट, इसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग अब समझ लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी के। जिसमें सबसे पहला है स्टेबलाइज ऑर्गेनाइज गवर्नेंस इन अर्बन एरिया। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? ऑर्गेनाइज गवर्नेंस इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में एक ऑर्गेनाइज गवर्नेंस को लेकर, क्योंकि 1916 से पहले अर्बन गवर्नेंस अनस्ट्रक्चर्ड था, कोई प्रॉपर रूल नहीं था। तो इसको लाने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह थी कि गवर्नेंस जो है अर्बन एरिया का, वो एक ऑर्गेनाइज वे में चल सके। ये एक्ट प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर म्युनिसिपल गवर्नेंस। जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है उसको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और ये इंश्योर करता है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल ऑफिसर्स। जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं उनके पास, उनके क्या रोल होगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सभी इसमें एक ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर किया गया है। ऑलराइट, इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग पब्लिक सर्विसेज लाइक सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, रोड, एजुकेशन, etc। ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे क्लियर ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन रहती है उसको क्लियर क्लीन पानी तो चाहिए ही पीने के लिए। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे वेस्ट मटेरियल जो है उसका मैनेजमेंट किया जाए, रोड कैसे डेवलप किए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट कैसे लगेंगी, एंड स्कूल कैसे, कहाँ पे और
किस रूल रेगुलेशन से चलेंगे, उसको कौन गवर्न करता है, ये सब ड्यूटी होती है म्युनिसिपैलिटी की। ठीक है, तो इस एक्ट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड मैटर है उसको भी एक गवर्न करता है, उसको भी एक ऑर्गेनाइज वे में रखता है। म्युनिसिपैलिटी के पास टैक्सेस को भी कलेक्ट करने के पावर है। जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा, ये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सभी म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है। ठीक है, और उसको पब्लिक सर्विस में यूटिलाइज करती है। थर्ड इज एम्पावरिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। ये एक्ट इंट्रोड्यूस एम्पावर करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसिल को बनाता है। इसका मतलब है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, वहां के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, बाय द पीपल इलेक्टेड होते हैं। वहां के जो सिटीजन होते हैं, वहां के जो रेसिडेंट होते हैं, वो लोग इलेक्ट करते हैं वहां के प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि यहाँ के जो अथॉरिटीज हैं वो अकाउंटेबल हो सिटीजन के लिए। ठीक है, वो जवाबदेही उनकी एक सिटीजन के प्रति हो जाती है। ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है। और डिसीजन मेकिंग वॉज ब्रॉट क्लोजर टू द पीपल। जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ये डिसेंट्रलाइज पावर होती है। जैसे सेंटर के पास पावर ना होके वो लोकल बॉडी के भी पास पावर होती है, जिससे वो जो वहां के रेसिडेंट हैं, वहां के जो पीपल हैं, उनके एकदम पास में रहे, उनको समझ के बनाया जाए। ठीक है, अब इसके हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी है वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये 1916 का एक्ट है। उस टाइम ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो ये ब्रिटिश रूल का लॉ है। ठीक है, की डेवलप अब इसके हम लोग कुछ की डेवलपमेंट को देखते हैं। जैसे प्री ब्रिटिश इरा में जो सिटीज थी वो गवर्न कैसे होती थी, लोकल काउंसिल के थ्रू। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुआ करते थे वो लोकल किंग या फिर लैंडलॉर्ड के द्वारा गवर्न होते थे। तो पहले लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनके पास ओनरशिप हुआ करती थी प्रॉपर्टी की। ठीक है, और मतलब कुछ ही लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और सबसे ज्यादा ओनरशिप उन्हीं के पास हुआ करती थी। तो ये काफी अनस्ट्रक्चर्ड था और काफी अनऑर्गेनाइज चीजें थी। जो किंग था उसके पास पावर हुआ करता था कि वो एडमिनिस्टर करे। उसके बाद फिर ब्रिटिश पीरियड में 19 टू 20 सेंचुरी में क्या हुआ, जो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने म्युनिसिपल एक्ट को बनाया। सबसे पहला जो एक्ट था उन्होंने मद्रास में लेके आया 1688 में। उसके बाद बॉम्बे एंड देन कलकत्ता में लेके आए। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1860, उसमें लोकल गवर्नेंस को बताया गया कि वहाँ उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी लिमिटेड हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे पहले ये लेके आया गया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी लोकल गवर्नेंस में हिस्सेदारी दी जाए। उसके बाद इनेक्टमेंट हुआ यूपी म्युनिसिपल एक्ट 1916। दिस एक्ट वाज पास टू रेगुलेट म्युनिसिपैलिटीज इन उत्तर प्रदेश। ये एक्ट स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया था, वहां के म्युनिसिपैलिटी को रेगुलेट करने के लिए। इट लेट डाउन रूल फॉर म्युनिसिपल इलेक्शन, टैक्सेशन, पावर एंड फंक्शन। ये एक्ट म्युनिसिपल इलेक्शन, टैक्सेशन, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, पावर क्या होंगी और फंक्शन क्या होंगी, वो सभी चीजों को डील करता है। और ये 1916 के बाद से मल्टीपल टाइम अमेंड हुआ, क्योंकि टाइम के साथ अमेंडमेंट भी जरूरी है। 1916 में जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, वो आज भी तो नहीं होगी। तब से काफी डेवलप हो गया, तब से अर्बनाइजेशन काफी स्पीड में हुआ। ठीक है, मॉडर्न गवर्नेंस आया, उसकी नीड हुई, डिजिटलाइजेशन की नीड हुई। तो उसके बाद से ये काफी टाइम अमेंड हुआ। और उसके बाद अब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट को देखें, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना 1950 में इनेक्ट हुआ था, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया था म्युनिसिपैलिटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ,
स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई थी कि वो म्यूनिसिपैलिटी को रेगुलेट कर सकती थी। हाउएवर, म्युनिसिपैलिटी रिमेन वीक ड्यू टू द लैक ऑफ फंडिंग एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के पास अपनी ऑटोनॉमी नहीं थी, अपनी फंडिंग नहीं थी, टैक्स कलेक्शन के पावर नहीं थे, तो वो एक वीक बॉडी थी। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया था 1992 में, जो जिसमें इस अमेंडमेंट ने काफी रिफॉर्म किए म्युनिसिपैलिटी में, लोकल बॉडी में। इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया थर्ड टीयर गवर्नेंस को म्युनिसिपैलिटी में। ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी को एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग बॉडी इस एक्ट ने, बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसने पावर को भी डिफाइन किया, स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया, और रेवेन्यू सोर्सेस को भी डिफाइन किया कि म्युनिसिपैलिटी कैसे रेवेन्यू अपनी ले सकती है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। ये स्ट्रेंथन किया लोकल सेल्फ गवर्नेंस को। दिस एक्ट मेड म्युनिसिपैलिटी एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी। ये म्युनिसिपैलिटी जो लोकल अथॉरिटी थी उसको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी बनाया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कैसे इलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कैसे रेवेन्यू सोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, रेवेन्यू सोर्सेस के क्या मतलब, कैसे कलेक्ट कर सकता है म्युनिसिपैलिटी, ये सभी इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। इस एक्ट के थ्रू डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन को भी दिया गया म्युनिसिपल बॉडी में। ठीक है, वार्ड कमेटी को भी सेटअप किया गया, और टैक्सेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, ये सब भी फोकस किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए थे उसमें स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव को लेके आया गया, जिसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस पे भी फोकस किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म किया गया जिससे मोर ट्रांसपेरेंट हो सके और इफिशिएंट फंक्शन कर सके, टैक्स कलेक्शन को और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। म्युनिसिपैलिटी में ई गवर्नेंस लेके आया गया रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और लास्ट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे अमृत स्कीम, प्रोजेक्ट अमृत इसलिए लाया गया अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उत्तर